पाकिस्तानी सेना दूसरा इजराइल बन गई है। जंग को तैयार रहे मुनीर। हवाई हमले के बाद टीटीपी ने धमकी भी दी है और तालिबानी टैंक भी तैयार है। वहीं भारतीय नौसेना में कौन ऐसा शामिल हुआ जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के अफगानिस्तान में पाक टीका प्रांत में 4 जगहों पर जोरदार हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत गहराता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान के आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं तालिबानी सरकार और टीटीपी आतंकियों ने दावा किया है कि इस पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए हैं जो शरणार्थी थे और मरने वालों में महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं। टीटीपी के कमांडर ने अब एक वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना की तुलना इजराइल से की है और उसके खिलाफ जोरदार हमले शुरू करने का ऐलान किया है। टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि वह भीषण हमलों के लिए तैयार रहे। टीटीपी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को एक दूसरा इजराइल करार दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनकी कार्रवाई जिहाद का हिस्सा है। इस बीच तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने भी पाकिस्तान की सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियार और एयर डिफेंस तोपों को भेजा है। तालिबानी रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सेना को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के काबुल स्थित दूतावास प्रभारी को तलब किया और अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला करने का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि जिस समय यह हमला हुआ उस समय टीटीपी के आतंकी बड़े पैमाने पर जुटे हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान के 16 सैनिकों की टीटीपी ने हत्या कर दी। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने यह हमला किया है। इससे पहले मार्च महीने में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला बोला था। इसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया गया था। उस दौरान पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया है। पाकिस्तान ने यह ताज़ा हमला उस समय किया है जब उसके दूत काबुल में ही थे और वो शांति कराने के लिए गए थे। तालिबानी इसे विश्वासघात की तरह देख रहे हैं। तालिबान ने कहा कि इस हमले में मारे गए लोग पाकिस्तान के ही रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ शरण ले रखी थी। तालिबानी सरकार ने कहा कि वो अपने क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा। हालांकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पैनी नजर रखे हुए है। तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पार हवाई हमलों का जवाब देने की घोषणा की है। इससे पूरे क्षेत्र और यूरेशिया में असर पड़ सकता है, जहाँ भारत के कई हित जुड़े हुए हैं। ये खबर अब नई दिल्ली से भी आई है। कहा जा रहा है कि नई दिल्ली पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों पर बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि इस्लामाबाद से नाराज काबुल नई दिल्ली से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। भारत हमेशा से काबुल में एक ऐसी सरकार चाहता था जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गुटों के लिए पनाहगाह और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर न करने दे। पिछले 1 साल में भारत ने तालिबान के साथ बातचीत बढ़ाई है, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। भारत ने अपने प्रतिनिधि को मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास से काम करने की अनुमति दी है। काबुल ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। काबुल ने नई दिल्ली के साथ मानवीय और विकास साझेदारी को बढ़ाने में भी रुचि दिखाई है। यह आश्वासन तब दिया गया है जब विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने नवंबर में काबुल के तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से मुलाकात। मुजाहिद मुल्ला उमर के बेटे हैं, जो 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान के नेता थे। सूत्रों ने कहा कि फिलहाल तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में स्थिरता बनी है। हालांकि महिलाओं के अधिकार और शिक्षा अभी भी चिंता का विषय बने हैं। पाकिस्तान में पूर्वी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 46 लोग मारे गए हैं, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। ये हमले बुधवार को हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों के खिलाफ थे। अफगानिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फिरत ने बताया है कि पाकिस्तान ने पंक्तिका प्रांत के बरमल जिले में 4 जगहों पर हमले किए हैं। मारे गए लोग शरणार्थी थे, 6 लोग घायल भी हुए हैं। अब यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगा, पर जहाँ
एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी नौसेना को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है। विशाखापट्टनम में बुधवार को एक समारोह में निर्देशक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। निर्देशक सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट का दूसरा पोत है, जिसे कोलकाता के GRAC में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के तहत बनाया गया है। यह भारत की जहाज डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता और नौसेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रतिबद्धता को भी दिखलाता है। निर्देशक की अधिकतम स्पीड 18 नॉट से अधिक है। ये लगातार 25 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स है जो समंदर के नीचे सर्वे कर नेविगेशन चार्ट बनाएगा। भारत के बनाए गए हाइड्रोग्राफिक चार्ट के जरिए ही दुनिया के तमाम देशों के युद्धपोत और मालवाहक जहाज हिंद महासागर से गुजरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सिर्फ भारत के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। नेविगेशन चार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि समंदर में सतह समान नहीं होती है। ये कहीं ज्यादा गहरा, कहीं कम होता है। हाइड्रोग्राफिक मैप सुनिश्चित करता है कि कोई भी शिप समंदर में सही रास्ते पर जाए और कोई दुर्घटना न हो। निर्देशक नए उपग्रह आधारित नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ ही अत्याधुनिक सेंसरों का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों और इसके इलाके को बहुत सटीकता से मैप करेगा और चार्ट बनाएगा। इसलिए निर्देशक को समंदर का पथ प्रदर्शक नाम भी दिया गया है। निर्देशक 110 मीटर लंबा, लगभग 3800 टन वजन का है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हैं। ये शिप भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के साथ साथ देश के समुद्री क्षेत्र की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने कहा है कि यह वेसल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखलाता है। यह वेसल पहले निर्देशक का पुनर्जन्म है जिसने 32 साल तक इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दी। 2014 में इसे डीकमीशन कर दिया गया था। नया वेसल इस विरासत को सम्मानित कर देता है। निर्देशक की कमीशनिंग इंडियन नेवी के हाइड्रोग्राफिक बेड़े के आधुनिकीकरण में एक बहुत अहम कदम है जो देश के सागर दृष्टिकोण को मजबूत करता है, सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के विकास के दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। भारत को अपनी नेवी में ये बदलाव लाने बहुत जरूरी थे और ये बदलाव सही समय पर आ भी रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन शिप है जिसे माना जा रहा है कि ये चाइना के टक्कर का है। हालांकि चाइना इसके मुकाबले में और भी कई चीजें बना चुका है। भारत ने देर की है, पर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब भारत इस दिशा में सोच तो रहा है। चाइना तो अपना सर्वे शिप लगातार कहीं न कहीं भेजता रहता है और ये रिसर्च शिप किसी न किसी के सैटेलाइट में पकड़े ही जाते हैं, पर ये बहुत ज्यादा कोशिश होती है चाइना की कि दुनिया के इन क्षेत्रों की मैपिंग कर लें वो, ताकि जब इन्हें सबमरीन्स भेजना हो तब उनके लिए आसान हो। और इस तरह के चाइनीज रिसर्च शिप को कई बार देखा जाता है। अब तो ये भारत में भी कोशिश करते हैं घुसने का, यानी कि इंडियन ओशियन में भी ये किसी न किसी तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। सर्वे शिप बनाने में भारत ने काफी देर की है, लेकिन अब जाकर भारत इस दिशा में काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सचमुच देर कर दी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।